नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवाजी के साम्राज्य प्रशासन, साथ ही उनकी प्रशासन संबंधी अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जिनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। दोस्तों, डिटेल में हम वीडियोस इन पर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल रिवाइज करने के तौर पर या फिर केवल फैक्ट के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे, जिनसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं। और अगर आप इन फैक्ट का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े प्रश्नों को भी बड़े बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। आइए देखते हैं शिवाजी का साम्राज्य एवं प्रशासन। आप सभी जानते होंगे कि जो शिवाजी थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और फिर 1674 में ये अपने आप को छत्रपति यानी कि राजा घोषित करते हैं और हिंदू पद पातशाही की उपाधि लेते हैं और हिंदू सम्राट की उपाधि लेकर ये राजा बनते हैं। साथ ही 1680 में इनका देहांत हो जाता है, लेकिन जिस साम्राज्य की स्थापना ये करते हैं वो 1820 तक एक लंबे समय तक चलने वाला था। आइए जानते हैं इनकी व्यवस्थाएं क्या थी। साम्राज्य को शिवाजी स्वराज कहते थे। इनका जो साम्राज्य था उसे स्वराज कहा जाता था या फिर मुल्क एक कादिन भी कहा जाता था, तथा सूबेदार को सर सूबेदार या सुर ए करकून कहा जाता था। स्वराज का जो प्रमुख होता था यानी कि साम्राज्य का जो प्रमुख होता था वो छत्रपति कहलाता था, यानी राजा को छत्रपति कहा जाता था। फिर पंत यानी कि जो प्रांत होते थे, जो राज्य होते थे, उन्हें पंत कहा जाता था और पंत का प्रमुख होता था सर ए सूबेदार, जिसे सुर ए करकून भी कहा जाता था। तरफ यानी कि जिला होता था और इसका प्रमुख कहलाता था जिल ए हवलदार। वहीं तहसील, जिसे महल कहा जाता था, हवलदार कहलाता था इसका प्रमुख। फिर और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो थी ग्राम, और ग्राम का जो प्रमुख था उसे पटेल या पाटिल कहा जाता था। कुल मिलाकर आज जैसी व्यवस्था है लगभग ज़्यादातर साम्राज्य में वैसी ही व्यवस्था रही, बस केवल उनके नाम अलग अलग थे। जैसे साम्राज्य या देश को स्वराज कहते थे, राज्य को पंत कहते थे, जिलों को तरफ और तहसील को महल कहते थे और सबसे छोटी इकाई ग्राम को ग्राम कहा जाता था। इसके बाद में हम देखते हैं इनके स्वराज को। तो जो शिवाजी का साम्राज्य था वो या फिर स्वराज था वो 4 भागों में विभाजित था। हम यहाँ पर शिवाजी के शासन काल तक के स्वराज की बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं और उनके बेटे जो होते हैं बालाजी पेशवा बाजीराव प्रथम, वो साम्राज्य को अटक से कटक तक पहुँचाने की बात करते हैं और अपने साम्राज्य को बहुत फैलाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शिवाजी के साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो 4 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी प्रांत सूरत से पुणे तक था और शिवाजी के समय यहाँ का सूबेदार सर सूबेदार त्र्यंबक पिंगले थे। दक्षिण पश्चिम प्रांत की बात करें तो कोंकण से सावंतवाड़ी तक का क्षेत्र था दक्षिण पश्चिम प्रांत में, और अन्नाजी दातवो यहाँ के प्रमुख थे। दक्षिण पूर्वी प्रांत की हम बात करें तो सतारा, कोल्हापुर, धारवाड़ आदि क्षेत्र इस दक्षिण पूर्वी प्रांत में आते थे और दत्तोजी पंत यहाँ के प्रमुख थे। वहीं हम दक्षिणी प्रांत की बात करें तो वह क्षेत्र जिन्हें अभी जीता गया था, यानी कि शिवाजी ने अपने जो अंतिम कर्नाटक अभियान में जिन क्षेत्रों को जीता था, चाहे वो जिंजी हो या फिर और भी क्षेत्र हो, उन्हें दक्षिण प्रांत में शामिल किया गया। और यहाँ के जो प्रमुख सूबेदार थे, सर सूबेदार थे, वो थे रघुनाथ पंत हनुवंते। मराठा साम्राज्य में सूबेदार को सुर एक करकून या फिर सर सूबेदार कहते थे, यह हम पहले ही जान चुके हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन जो था इसे 2 भागों में बांटा गया था। स्वराज 2 भागों में विभाजित थे, 2 क्षेत्रों में विभाजित थे। पहला वह क्षेत्र था खराज मुल्क ए कादिर, यानी कि वह क्षेत्र जो सीधे राजा के नियंत्रण में होता था, सीधे छत्रपति के नियंत्रण में होता था वह क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र अनिश्चित क्षेत्र, जिस पर यानी कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था,
एक बार इन्होंने आक्रमण कर दिए और वहाँ के राजा ने इनके सामने घुटने टेक दिए और कहा कि महाराज, मैं हमेशा आपके चरणों का दास रहूँगा और हमेशा आपको राजा मानूंगा। तो ये ऐसे सुनकर वहाँ से आ गए। वो हो गया अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ऐसे ही नियंत्रण किया करते थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के बहुत सारे राजाओं को हराया और उन्हें वापस उनका शासन लौटा दिया और कहा कि आप स्वतंत्र रूप से शासन कीजिए, लेकिन समय समय पर हमें कर देते रहिएगा और ये मानते रहिएगा कि हम आपके माई बाप हैं। बस यही बात शिवाजी ने भी की थी। इनकी मंत्री परिषद या फिर अष्ट प्रधान की बात करें तो अष्ट प्रधान इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 8 मंत्री होते थे। जो सबसे बड़े मंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहते थे, प्रधानमंत्री। दोस्तों, किसी भी काल के कोई भी साम्राज्य हो या फिर आज की ही हम गवर्नमेंट सरकार की बात कर लें तो ये पद लगभग सभी सरकारों में रहे हैं। किसी भी साम्राज्य की सरकार हो, सब में रहे हैं, बस नाम अलग अलग रहे। प्रधानमंत्री आज भी एक पद है। उस समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सरकारी आदेश में राजा की मुहर के साथ साथ पेशवा की मुहर भी होती थी और इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। दूसरे आते हैं वित्त मंत्री या फिर राजस्व मंत्री, जो राजस्व संबंधी गतिविधियों को देखते थे और इन्हें कहा जाता था अमात्य, मजूमदार या पंत। इन तीनों में से कुछ भी यहाँ पर वित्त मंत्री के लिए प्रयोग होता था। फिर यहाँ पर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी था, जैसे आज है आईबी है, रॉ है, सीबीआई है। इस तरह के यहाँ पर भी विभाग हुआ करते थे और उनके प्रमुख को कहते थे मंत्री या वक्यानबीस, जो कि गुप्तचर विभाग या फिर सूचना विभाग का प्रमुख था, जो सुरक्षा संबंधी मामलों को देखते थे। फिर जैसे हमारे यहाँ पर मंत्री होते हैं, जैसे हमारे दूतावास होते हैं, हमारे अलग अलग देशों में दूतावास होते हैं और उन सभी दूतावासों की जानकारी एक मंत्री देता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक पत्राचार मंत्री था जो अलग अलग साम्राज्यों से पत्राचार में बातचीत करता था और जानकारी राजा तक पहुँचाता था, जिन्हें सचिव, सुरनवीस या चिटनवीस कहा जाता था। फिर इसके बाद में एक विदेश मंत्री था जो विदेशी संबंध स्थापित करते थे, उन्हें सुमंत या दावीर कहा जाता था। फिर सर ए नौबत। अब यहाँ पर अगर राजा की पिटने की नौबत आ जाती थी तो बोलते थे कि सर ए नौबत हमें बचा लीजिए। और सेनापति, और ये सेना के प्रमुख होते थे। सर नौबत कौन होते थे? सेनापति, यानी कि सेना के प्रमुख होते थे। ये सभी सेनाओं के प्रमुख होते थे, लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि इनके भी कोई प्रमुख होते थे और वो थे छत्रपति। कुल मिलाकर राजा सभी सत्ताओं का सर्वोच्च था। पंडित राव या दानाध्यक्ष, धार्मिक कार्यों का मंत्री। कोई भी धार्मिक कार्य हो या फिर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम को चलाना हो तो पंडित राव के नेतृत्व में होता था। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख यानी कि चीफ जस्टिस, ये न्याय प्रक्रिया के प्रमुख व्यक्ति थे और दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर यहाँ तक अपील कर सकता था और अलग अलग लेवल के कोर्ट थे और सबसे ऊपर ये थे और इनसे ऊपर थे छत्रपति। इसके बाद में हम देखते हैं शिवाजी का सैन्य प्रशासन। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में जो सैनिक थे वो 2 प्रकार के होते थे, पहले बरगीर और सिलोनार। जो बरगीर सैनिक होते थे वो राज्य के संरक्षित सैनिक होते थे। इन्हें हथियार हो, घोड़े हो, सभी राज्य के द्वारा दिए जाते थे। शिलेनार जो सैनिक होते थे, इन्हें हथियार और घोड़ा स्वयं लाना होता था। इन्हें केवल खर्चा पानी राज्य की ओर से मिलता था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो बरगीर थे वो सरकारी सैनिक थे और जो शिलेनौर थे वो निजी सैनिक थे, केवल वेतन के लिए काम करते थे। नौसेना के केंद्र की बात करें तो भिवाड़ी, कल्याण, कोलाबा। और शिवाजी के पास, आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवाजी के पास 200 से ज़्यादा जहाज थे पानी के और इनका जो बेड़ा था वो हमेशा कोलाबा में रहता था। और घुड़सवार सेना को पगा कहते थे और पैदल सेना को पाइक या पीके कहते थे, पैदल सेना को। इसके बाद में भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करते हैं तो मलिक अंबर की भू राजस्व नीति को कुछ सुधारों के साथ शिवाजी ने अपने यहाँ लागू किया था और मलिक अंबर को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है और ये बहुत मतलब कि भू सुधारों के लिए विख्यात रहे हैं दक्षिण भारत में। भूमि मापन की इकाई लाठी थी और लाठी से भूमि मापी जाती थी। कर की बात करें तो कर जो उपज का मतलब कि
एक तिहाई भाग लिया जाता था। उसके अलावा दो प्रकार के और कर थे जो मुख्यतः आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि शिवाजी के मराठा साम्राज्य में ये अक्सर पूछे जाते हैं। पहला था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो कर था वो खुद के राज्य से लिया जाता था और जो चौथ था वो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। मतलब कि जिन्हें शिवाजी हरा देते थे और जो शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, वहाँ पर से चौथ कर लिया जाता था। और ये कितना था? ये उपज का 1/4 भाग था, यानी कि 25% था। और जो सरदेशमुखी था ये राज्य के लोगों से लिया जाता था और ये उपज का 10वां हिस्सा था, यानी कि 10% था। तो इस प्रकार से शिवाजी की कर व्यवस्था थी। इसके बाद में हम शिवाजी की धार्मिक नीति देखते हैं। तो शिवाजी धर्मनिरपेक्ष थे और इस समय के किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ गलत किया हो, इसलिए उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर होता है वीडियो समाप्त, जहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया शिवाजी के प्रशासनिक सुधार और उनके प्रशासन को। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अर्नोल्ड ग्लाक्सो कहते हैं, सफलता बहुत आसान है, वही करे जो सही हो और उसे सही समय पर वह सही तरीके से करे तो आप सफल हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।